Good morning, students. Today I will discuss before you the interpretation clause which is described in section 3. आज हम आप लोगों के सामने संहिता में निहित कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं जिनके बारे में हम बताएंगे आपको। तो धारा 3 में section 3 there are some definitions. First, instrument. Second, अभी है इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद अनप्रमाणित अटेस्टेशन। तीसरा है लैंड। चौथा है रजिस्टर्ड। पांचवा है नोटिस। छठवां है टेक्स्ट क्लेम्स। इंस्ट्रूमेंट लिखत, अटेस्टेशन, लैंड, रजिस्टर्ड, नोटिस, एक्सटेबल क्लेम्स। इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है लिखत। अटेस्टेशन अनप्रमाणित। लैंड भूमि। रजिस्टर्ड रजिस्ट्री। रजिस्ट्रेशन। नोटिस सूचना। एक्सटेबल क्लेम और योजना। तो इंस्ट्रूमेंट मीन्स लिखत। लिखत से तात्पर्य है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत लिखत से तात्पर्य अवसीयती लिखत है। इंस्ट्रूमेंट का तात्पर्य क्या है? इंस्ट्रूमेंट का तात्पर्य अवसीयती लिखत। अवसीयती लिखत का भेद है। मीन्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अवसीयती हो। कहने का तात्पर्य है यदि किसी व्यक्ति ने वसीयती लिखत किया है, वसीयती दस्तावेज बनाया है, तो ऐसी परिस्थिति में वसीयती लिखत संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएगा, क्यों? उसकी लिखत से तात्पर्य अवसीयती लिखत अभिप्रेत है। लिखत से तात्पर्य, लिखत मीन्स इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मीन्स दस्तावेज, दस्तावेज से तात्पर्य अवसीयती दस्तावेज अभिप्रेत है। अवसीयती लिखत से अभिप्रेत है। इसके बाद वसीयती लिखत मीन्स वसीयत से संबंधित प्रावधान जो है अन्य अधिनियम के अंतर्गत, जैसे पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ के अंतर्गत आएगा या मुस्लिम लॉ के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर वसीयती लिखत है तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत उसका प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट। दूसरा है अनुप्रमाणित। अनुप्रमाणित का तात्पर्य है अनुप्रमाणित
संहिता के अंतर्गत अवसीति लिखत के अनुप्रमाणित से अभिप्रेत है। क्या अभिप्रेत है? जिसको कि कम से कम दो साक्षियों के मध्य, कम से कम दो साक्षियों के समक्ष किसी दस्तावेज को जिसने लिखते देखा है, किसी दस्तावेज को लिखते देखा है या उस पर उसको हस्ताक्षर करते देखा है या उस पर उसको चिन्ह लगाते देखा है या उससे भिन्न किसी व्यक्ति को, उससे भिन्न किसी व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति में दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते तथा उस पर चिन्ह लगाते देखा है। अर्थात निष्पादक की उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति को, जिसमें दो साक्षियों की उपस्थिति होनी चाहिए, और जो व्यक्ति दस्तावेज का निष्पादन कर रहा है, दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा है, दो साक्षी जो होते हैं उसको अटेस्टेड करते हैं, उसको अनुप्रमाणित करते हैं। तो कम से कम दो साक्षी होने चाहिए। दो साक्षियों की उपस्थिति में दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा है या उस पर अपने जो है चिन्ह बना रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वह जो दस्तावेज है वह अनुप्रमाणित दस्तावेज माना जाएगा। मीन्स दो साक्षियों की उपस्थिति होनी चाहिए, दस्तावेज पर निष्पादक की उपस्थिति में वह हस्ताक्षर कर रहा है या उस पर कोई ऐसी चिन्ह लगा रहा है या उसके प्राधिकार से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दस्तावेज पर जो है, दस्तावेज पर उसकी उपस्थिति में, अन्य साक्षियों की उपस्थिति में दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हो या उस पर अपना चिन्ह लगा रहा है। तो इस प्रकार से अनुप्रमाणित से सर्वथा अभिप्रेत है कि दो साक्षियों की उपस्थिति होनी चाहिए, जिनकी उपस्थिति में दस्तावेज पर जो व्यक्ति है उस पर हस्ताक्षर कर रहा हो या अपना चिन्ह बना रहा है। तो अटेस्टेशन तभी माना जाएगा जैसे कम से कम दो साक्षियों की उपस्थिति हो और उस पर अपना हस्ताक्षर उसकी उपस्थिति में हो रहा है या उस पर अपना चिन्ह बना रहा है। तो अटेस्टेशन को भी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है। इसके बाद भूपद जिसको कल में भी मैंने बताया था, आज भी थोड़ा बता के भूपद से तात्पर्य है, इसमें स्थावर संपत्ति को परिभाषित किया गया है। स्थावर संपत्ति को धारा 3 में परिभाषित किया गया क्या है? सबसे पहला है इसके अंतर्गत स्थावर संपत्ति इसको सेक्शन 3 में स्थावर संपत्ति को ही परिभाषित किया गया है, जिसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें 3 चीजें कल मैंने इसको बताया था, आज अध्ययन की सुविधा की दृष्टि आज भी बता रहे हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी का तात्पर्य है स्थावर जो संहिता में परिभाषा लिखी गई है वह निगेटिव नहीं, उसमें केवल इतना ही लिखा गया है कि इसमें खड़ा कास्ट, दूसरा उगती फसलें एवं घासें नहीं आती हैं। क्या क्या नहीं आती हैं ये नहीं बताया है, क्या क्या आती है ये बताया गया है कि कितनी चीजें नहीं आती हैं। क्या क्या नहीं आती है? स्टैंडिंग टिम्बर, उगती फसलें
ग्रोइंग ग्रास घासें, ग्रासें। तो खड़ाकाश उगती फसलें, घासें अस्थावर संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती। इसका मतलब यह है खड़ाकाश उगती फसलें, घासें छोड़ करके जो भी चीजें हैं वह अस्थावर संपत्ति के अंतर्गत मानी जाएंगी। खड़ाकाश उगती फसलें, घास। और समय समय पर कुछ निर्णयों के द्वारा न्यायालय ने सुनिश्चित किया है कि कौन सी चीज़ें अचल संपत्ति हैं, कौन सी चल संपत्ति है। तो खड़ाकाश उगती फसलें, घास नहीं आती। तो आती क्या क्या है, जिसमें 3 चीज़ें बताई गई थी। इसको कल भी मैंने बताया था, आज से बताते हैं आगे। आती क्या है, भूबद्ध में 3 चीजें आती हैं। भूबद्ध में 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? लैंडलॉर्ड में क्या क्या चीजें आती हैं? भूमूलित, भूमूलित जिसको रूटेड कहा जाता है। दूसरा है भूबद्ध। भूबद्ध का तात्पर्य है एम्बेडेड, एम्बेडेड। तीसरा है भूमि से स्थायी रूप से जकड़ी हुई, भूमि से स्थायी रूप से उपाबद्ध। तो भूमूलित पेड़ और झाड़ियाँ। भूमूलित क्या आता है? पेड़ और झाड़ियाँ। पेड़ और झाड़ियाँ क्या है? भूमूलित के अंतर्गत आते हैं। भूमूलित के अंतर्गत पेड़ और झाड़ियाँ। जो पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, रूटेड होती हैं, जो जमीन से जमी हुई चीजें हैं, यह स्थावर संपत्ति का भाग मानी जाती है। भूबद्ध, भूमि से बधी हुई चीजें, जैसे खिड़की, दरवाजे, खंभे जो होते हैं, ये भूबद्ध होते हैं। खिड़की, दरवाजे, ठीक, एक जैसे क्या है, ये भूबद्ध के अंतर्गत आते हैं। भूमि से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें होती हैं, वह जो है वह भी जो है स्थावर संपत्ति का भाग मानी जाती है। इस तरह से भूबद्ध, भूमूलित, भूमि से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें जो है स्थावर संपत्ति के अंतर्गत हैं। भूमूलित, भूबद्ध तथा भूमि से स्थायी रूप से आवृत। भूमूलित, भूमि से तात्पर्य यहाँ क्या है? भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ जो होते हैं। भूमि से, लैंड से तात्पर्य यहाँ आया है कि भूमि की सतह का भाग ही नहीं भूमि के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि भूमि के ऊपर का भाग भी इसके अंतर्गत आता है। जैसे जमीन के अंदर का जो खनिज है, लोहा, सोना, चांदी, तांबा आदि भी जो है वह भूमि के अंतर्गत आएगा, भूमि का भाग माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की जमीन में भूमि की सतह का ऊपर, भूमि के अंदर भूमि के सतह का ऊपर का भाग आता है तथा भूमि के सतह के नीचे का भी भाग आता है। भूमि पर जो पड़ी हुई चीजें हैं वो भी भूमि का भाग मानी जाएगी तथा भूमि के अंदर चाहे नियोजक को पता हो या ना हो, वह उसका ही भाग माना जाएगा। चाहे मालिक को पता हो या ना हो, वह उसका ही भाग माना जाएगा। जैसे जमीन में
के अंदर मान लीजिए कुछ बहुमूल्य चीज़ें हैं या कुछ खनिज पदार्थ हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि जो धातुएं होती है, धातु क्या धातु जो कि भूमि के अंदर कभी कभी पाई जाती हैं, तो भूमि के अंदर का भाग भी भूमि के अंतर्गत ही माना जाएगा। यहाँ तक कहा गया कि वायुमंडल का भाग भी भूमि के ही अंतर्गत आता है। भूमि के ऊपर का, भूमि के सतह का भाग भी भूमि के अंतर्गत आता है। और रजिस्टर्ड से क्या तात्पर्य? रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का तात्पर्य किसी संहिता द्वारा जो भूमिका को रजिस्टर्ड किया जाता है, किसी संहिता द्वारा जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रावधान दिया गया है, वह रजिस्ट्रीकृत लिखित अभिप्रेत है। रजिस्ट्रेशन का तात्पर्य है कि संहिता के द्वारा रजिस्ट्रीकरण के संबंध में प्रावधान किया गया है, ऐसा रजिस्ट्रीकृत लिखित अभिप्रेत है। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत ऐसा रजिस्ट्रीकृत लिखित आएगा जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो ऐसा नियम बनाया गया है, ऐसा रजिस्ट्रीकृत लिखित अभिप्रेत है। इसके पश्चात सूचना का तात्पर्य है किसी तथ्य के बारे में किसी व्यक्ति को सूचना है, किसी तथ्य के बारे में किसी चीज की सूचना है, नोटिस, या घोर उपेक्षा या लापरवाही न करता तो वह उस तथ्य के बारे में सूचित हो जाता। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को सूचित हुआ माना जाता है। अगर वह किसी तथ्य के बारे में किसी व्यक्ति को सूचित तब कहा जाता है जब वह उस तथ्य के बारे में उस व्यक्ति को सूचना है, या घोर उपेक्षा या लापरवाही न करता या असावधानी का प्रयोग न करता, तो उस के संबंध में इसको जानकारी हो जाती है। तो सूचना के संबंध में, उस तथ्य के संबंध में सूचना से अभिप्रेत है कि किसी तथ्य के बारे में किसी व्यक्ति को सूचित किया जाना। अगर वह उस तथ्य को चाहता तो उस तथ्य को जान जाता। ऐसी परिस्थिति में सूचना के संबंध में दो तरीके की सूचना होती है। एक अन्वयिक सूचना जिसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहा जाता है, दूसरी सूचना है वास्तविक सूचना। पहला अन्वयिक सूचना, इसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहा जाता है। दूसरा वास्तविक सूचना, रियल नोटिस। अन्वयिक सूचना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का तात्पर्य है कि वह उस तथ्य के बारे में जानता है, वह उस तथ्य के बारे में उसे अन्वयिक सूचना है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस से सूचना की ही तरह का कोई ऐसी चीज है जिसके संबंध में सूचना के ही तरह का विधान है, सूचना के ही तरह का ही प्रावधान बनाया गया है। इस तरह से उस तथ्य को वह चाहता तो जान जाता। इसके संबंध कहा जाता है कि उसे दिस इज द कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और दूसरा वास्तविक सूचना, रियल नोटिस, जो किसी व्यक्ति को किसी चीज के बारे में सूचित किया जाता है, तो उसे माना जाता है कि उसे वास्तविक सूचना है। ठीक। अगला है एक्शनेबल क्लेम्स, अनियोज्य दावा। अनियोज्य दावा का तात्पर्य संहिता के धारा 3 में भी अनियोज्य दावा को परिभाषित किया गया है, जो कि स्थावर संपत्ति के बंधक द्वारा
या चल संपत्ति के गिरवी से भिन्न जो दावा है वह अनियोज्य दावा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से संहिता के अंतर्गत धारा 3 के अंतर्गत कुछ निर्वचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इन निर्वचन से संबंधित जो शब्दावलियाँ हैं संहिता में सामने बराबर आती रहेगी। इस तरह से द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिलीवर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।